दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी बोर्ड के 7वीं कक्षा के इतिहास, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 10, अकबर का युग 1556 से 1605 ईस्वी। इस अध्याय में आप पानीपत का द्वितीय युद्ध, अकबर का साम्राज्य विस्तार, मनसबदारी व्यवस्था, अकबरकालीन सिक्के, सामाजिक सामंजस्य के प्रयास, धार्मिक नीति, साहित्य तथा कला के विकास के बारे में पढ़ेंगे। अंत में हम इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं यूपी बोर्ड के 7वीं कक्षा के इतिहास का अध्याय 10, अकबर का युग 1556 से 1605 ईस्वी। दोस्तों बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी, परंतु उसे अस्थायित्व प्रदान करने का कार्य अकबर ने किया। गुप्त वंश के लगभग 1000 वर्ष बाद अकबर ने भारत को पुनः एकता के सूत्र में बांधा। अकबर एक महान विजेता होने के साथ ही प्रजा के हित में कार्य करने वाला शासक था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उसके पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। पिता की मृत्यु के समय अकबर केवल 13 वर्ष का था और लगभग आपकी उम्र का, यानी जो 7वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं उनके उम्र के बराबर। हुमायूं के विश्वास पात्र बैरम खां ने अकबर का राज्याभिषेक किया और अकबर अपने संरक्षक बैरम खां की देखरेख में राजकाज करने लगा। आइए पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में जान लेते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। अफगान राजा के हिंदू सेनापति हेमू ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया, जिसे मुक्त कराने के लिए 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। हेमू की सेना पराजित हुई और पंजाब, आगरा तथा दिल्ली अकबर के अधिकार में हो गए। यहाँ पर आप चित्र में अकबर का चित्र देख सकते हैं। आइए देखते हैं साम्राज्य विस्तार के संबंध में। दोस्तों अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसके लिए उसने सीधे संघर्ष करके वैवाहिक संबंध स्थापित करने, अधीनता स्वीकार करने वालों को शासन में पद देने और मित्रता करने की नीति अपनाई। यहाँ पर आप इस जो है चित्र कहानी के माध्यम से देखिए। अकबर ने आमेर के राजपूत राजा राजा भारमल की पुत्री हरखाबाई उर्फ जोधाबाई से विवाह किया और भारमल का कहना है कि आज खुशी का दिन है, अकबर से हमारा रिश्ता जुड़ गया। तो वहाँ पर कहते हैं, हाँ आप सही कहते हैं। अकबर का ये विवाह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सद्भावना को बढ़ाने की एक कोशिश थी। इससे उसकी धार्मिक सहिष्णुता का भी पता चलता है। दोस्तों अकबर ने आमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर के राजपूतों को दरबार में सम्मानजनक स्थान दिया। राजपूत राजा भगवान दास तथा पोते मान सिंह को दरबार में सबसे ऊंचा स्थान दिया। महाराज आपके द्वारा हिंदुओं पर जजिया कर की समाप्ति से हिंदू अति प्रसन्न हैं और यह सुनकर मुझे खुशी हुई मान सिंह। ये जरूरी है कि हिंदू मुझ पर विश्वास करें, ये अकबर का कथन है। कई राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन मेवाड़ के राणा प्रताप ने सर झुकाने से इनकार कर दिया। तो अकबर उस समय कहता है कि ठीक है, अब राणा पर आक्रमण किया जाए और जल्दी ही अकबर की सेना और राणा प्रताप का सामना 1576 में हल्दी घाटी के मैदान में हुआ। थोड़ी संख्या में होते हुए भी राणा ने मुगल सेना में उथल पुथल मचा दी थी। राणा प्रताप भीषण युद्ध करते हुए बुरी तरह घायल हुए और उन्हें परिवार सहित जंगल का आश्रय लेना पड़ा। उन्होंने प्रण किया कि जब तक वे मेवाड़ को वापस नहीं ले लेंगे, वे घास की रोटी खाएंगे, जमीन पर सोएंगे और सभी सुखों का त्याग कर देंगे। राणा प्रताप ने आजीवन अपने इस प्रण का पालन किया। राणा ने 20 वर्षों के संघर्ष में देवार, उदयपुर और कोमल मीर स्वतंत्र करा लिए, परंतु चित्तौड़ और अजमेर अकबर के कब्जे में ही रहा। अकबर राजपूतों के साथ मित्रता का महत्व समझता था, अतः उसने राजपूत राज परिवारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया।
अकबर ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अन्य विजय भी की। अरब, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार की दृष्टि से गुजरात और बंगाल प्रांत बहुत महत्वपूर्ण थे, जिन पर अकबर ने अपना अधिकार कर लिया। इससे राज्य की आमदनी बढ़ी। दक्षिण में अकबर का अहमदनगर की रानी चांद बीबी से युद्ध हुआ। अकबर ने अहमदनगर के कुछ भागों को अपने अधिकार में कर लिया। उसने गोंडवाना यानी मध्य प्रदेश की शासिका दुर्गावती को हराया था। यहाँ पर देखिए, चांद बीबी अपनी सेना को मुगल सेना पर आक्रमण का आदेश दे रही हैं। इस तरह अकबर ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो कश्मीर से अहमदनगर तथा काबुल से बंगाल तक फैला हुआ था। यहाँ पर आप अकबर का जो साम्राज्य है उसको आप इस चित्र में, मानचित्र में देख सकते हैं कि काबुल से लेकर ये बहुत बड़ा क्षेत्र जो है ये अकबर के साम्राज्य का हिस्सा था। संपूर्ण उत्तरी भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान के काफ़ी क्षेत्र अकबर के साम्राज्य के अंग थे। सोचिए और बताइए कि अकबर से पूर्व उसके साम्राज्य से बड़ा किस राजा या वंश का शासन था? तो याद करिए, अकबर से पूर्व उसके साम्राज्य से बड़ा मौर्य शासक जो है अशोक का साम्राज्य था। तो मौर्य वंश का शासन था और मौर्य शासक अशोक का साम्राज्य अकबर से भी बड़ा था। शासन व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। तो अकबर ने साम्राज्य के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए साम्राज्य को कई स्तरों में बांटा था। प्रशासन के कार्यों की देखरेख के लिए केंद्र से लेकर गांव तक जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। यहाँ पर अकबरकालीन प्रशासनिक ढांचा आप देख लीजिए। केंद्र में जो है बादशाह, वजीर और दीवान होते थे। बादशाह सर्वे सर्वा होता था। वजीर और दीवान वित्तीय नियंत्रण रखते थे। प्रांतीय शासन में सूबेदार, प्रांतीय दीवान और कोतवाल होते थे। सूबेदार का कार्य कानून और फौजदारी का था। प्रांतीय दीवान राजस्व वसूली और आय व्यय का विवरण रखता था। कोतवाल नगर प्रशासन का कार्य करता था। प्रांतों के नीचे परगना थे। परगना में शिकदार कानून व्यवस्था, आमिल राजस्व वसूली, कानूनगो उपज और राजस्व का विवरण और फौजदार कोष की व्यवस्था करता था। परगना कई गांवों से मिलकर बनता था। गांव में जो प्रशासन था वो मुकद्दम यानी प्रधान ये कानून और व्यवस्था का संचालन करता था। पटवारी राजस्व का विवरण और चौकीदार सुरक्षा का दायित्व रखता था। तो इस तरह से अकबर का जो शासन व्यवस्था थी वो केंद्र और प्रांतों से लेकर गांवों तक इसका जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा शासन कार्य किया जाता था। आइए अब मनसबदारी व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। अकबर बिना सुदृढ़ सेना के न तो साम्राज्य का विस्तार कर सकता था, न ही उस पर अपना अधिकार बनाए रख सकता था। इसके लिए अकबर को अपने सैनिक अधिकारियों और सिपाहियों को सुसंगठित करना था। उसने इन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति मनसबदारी व्यवस्था से की, जिसमें सेना, सामंत वर्ग और शासकीय अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। पूरे मुगल साम्राज्य में हजारों छोटे मोटे मनसबदार यानी शासकीय अधिकारी और कर्मचारी थे। दोस्तों, साधारणतया मनसब का अर्थ पद अथवा प्रतिष्ठा है, इसलिए मनसबदार शाही सेवा में पदवी धारण करने वाले व्यक्ति होते थे। विभिन्न अंकों के संख्या अधिकारियों के पदों को निश्चित करने के लिए प्रयोग में लाई गई। सबसे छोटा मनसब 10 का और सबसे बड़ा 10,000 का होता था। बाद में 12,000 तक की संख्या के मनसब भी दिए गए। मनसबदार साम्राज्य में बादशाह को कानून और आदेश लागू करते थे। बादशाह के खिलाफ अगर कोई विद्रोह करे तो मनसबदार विद्रोह दबाते थे। मुगल साम्राज्य की रक्षा करना और दूसरे क्षेत्रों में मुगल वंश का राज्य फैलाना मनसबदारों का काम था। दोस्तों, उन दिनों मुगल अमीरों यानी बड़े मनसबदारों को जितना वेतन मिलता था उतना दुनिया के किसी भी अन्य राज्य के अधिकारियों को नहीं मिलता था। तभी मुगल अमीर बड़ी शान शौकत से रहते थे। अकबर द्वारा निश्चित प्रशासनिक ढांचा आने वाले मुगलों के प्रशासनिक ढांचे का आधार बना और आज भी उत्तर प्रदेश में कई पदनाम और प्रशासनिक क्षेत्र इन नामों से जाने जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में अकबरकालीन सोने का सिक्का और अकबरकालीन चौकोर चांदी का सिक्का। अब आइए अकबर के वित्तीय प्रशासन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, राज्य की आय के 2 प्रधान साधन थे, भूमि का लगान और व्यापार पर कर। प्रत्येक गांव का लगान निश्चित कर दिया गया था। किसानों से उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल लिया जाता था।
किसी की भूमि में एक निश्चित उपज न होने के कारण अकबर लगान का प्रबंध समय समय पर कराने के पक्ष में था। उसने भूमि की नाप कराकर लगान का लेखा बनाने का कार्य राजा टोडरमल को सौंपा। लगान की इस व्यवस्था से किसानों को सुविधा हुई। उनको अब मालूम रहता था कि उपज का कितना भाग उनको लगान में देना है। कृषि और भू राजस्व प्रबंधन जान लेते हैं। तो कृषि मुगल बादशाहों की समृद्धि का आधार थी। कृषि उपज की वृद्धि के लिए विशेष ध्यान दिया गया। इस समय एक ही खेत में विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जाता था। कृषि क्षेत्र का विस्तार किया गया। भू प्रबंधन में हमें प्राचीन भारत से लेकर मध्यकाल तक एक रूपता दिखाई देती है। भू कर निर्धारण के लिए पूरे राज्य की पैमाइश की गई। भूमि की पैमाइश गजे इलाही द्वारा की जाती थी। ये पूर्ववर्ती गजे सिकंदरी का परिवर्तित रूप था। खेत के माप के लिए बीघा का प्रयोग होता था। एक बीघा 60 गज लंबा और 60 गज चौड़ा होता था। आइए देखते हैं सामाजिक सामंजस्य के प्रयासों के बारे में। तो अकबर जानता था कि हिंदुओं के सहयोग के बिना वह न तो साम्राज्य का विस्तार कर सकता था और न ही साम्राज्य पर अपना अधिकार बनाए रख सकता था। इसके लिए उसने अनेक हिंदुओं को मनसबदार बनाया। इनमें अधिकांश राजपूत राजा थे जिनसे अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और व्यक्तिगत संबंध स्थापित किए। आइए अकबर की धार्मिक नीति के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अकबर की धार्मिक सहिष्णुता का परिचय फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना के निर्माण से चलता है, जिसमें वह सभी धर्मों के गुरुओं से उनके धर्म की अच्छी बातों को सुनता और उन पर चर्चा करता। उसने इस्लाम, हिंदू, फारसी, जैन, ईसाई आदि धर्मों की अच्छी बातों को लेकर एक नए धार्मिक मार्ग दीन ए इलाही की रूपरेखा बनाई। इसका उद्देश्य एकता स्थापित करना था। अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई, जिससे इतने बड़े राज्य का काम शांतिपूर्ण ढंग से चल सके और सब लोगों का समर्थन मिलता रहे। इस नीति को अकबर के बाद आने वाले मुगल बादशाहों ने भी अपनाया। इस नीति पर हम भक्ति और सूफी आंदोलनों का प्रभाव देख सकते हैं। दोस्तों, इस नीति का पालन करते हुए राजमहल में अकबर ने हिंदू, पारसी आदि धर्मों की कुछ रीतियां मनानी शुरू की। गीता, महाभारत, अथर्ववेद, बाइबिल, कुरान, पंचतंत्र, सिंहासन बत्तीसी और विज्ञान की कई पुस्तकों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया ताकि फारसी बोलने वाले मुसलमान उन्हें पढ़कर समझ सकें। अकबर ने हिंदुओं पर से तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर हटा दिया। उससे उसने एक ऐसे साम्राज्य की आधारशिला रखी जो बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के समान अधिकारों पर आधारित था। इस प्रकार अकबर के शासनकाल में राज्य अनिवार्य रूप से धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक विषयों में उदार और चेतना तथा सांस्कृतिक एकता को प्रोत्साहन देने वाला बन गया। साहित्य के विकास के बारे में जानते हैं। तो अकबर सदैव विद्वानों से विचार विमर्श करता था। इस समय की राजभाषा फारसी थी। इस समय अबुल फजल, फैजी, बदायूनी उच्च कोटि के लेखक और साहित्यकार थे। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। महाभारत तथा रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया। अब्दुल रहीम खान खाना के हिंदी में लिखे दोहे आज भी लोकप्रिय हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना भी अकबर के समय काल में की थी और इस समय हमारे देश में कागज़ पर लिखने का कार्य प्रारंभ हो गया था। यद्यपि इसकी शुरुआत चीन में हुई थी। प्रमुख संगीतकार तानसेन अकबर के दरबारियों में थे। दोस्तों, अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। सामान्य रूप से रत्न पत्थर का एक टुकड़ा होता है, लेकिन अपनी विशिष्ट पहचान के कारण कुछ पत्थरों को रत्न का दर्जा मिलता है। अकबर ने भी ऐसे विशिष्ट गुणों वाले प्रतिभावान और बुद्धिजीवी व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें अपने दरबार में 9 रत्न की उपाधि दी। मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, तानसेन, राजा मानसिंह, राजा टोडर मल, फैजी और राजा बीरबल उसके दरबार के 9 रत्नों में थे। अकबरकालीन कला के बारे में जान लेते हैं। तो अकबर ने आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी नामक नगर का निर्माण कराया और इसे कुछ वर्षों के लिए अपनी राजधानी बनाया। इस नगर में उसने भव्य इमारतों का निर्माण कराया। यहाँ पर देखिए, फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनवाया गया जोधा माई महल और हवा लेने के लिए बनाया गया 5 मंजिलों वाला पंचमहल फतेहपुर सीकरी में, और आगरा के लाल किला में स्थित दीवाने आम और आगरा के लाल किला में स्थित दीवाने खास, ये यहाँ पर आपको दर्शाए गए हैं। अकबर ने अपने दीवाने आम में राज्य के लोगों से मुलाकात करता था और दीवाने खास में अपने मंत्रियों से शासन संबंधी मंत्रणा करता था।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, इसे अकबर ने अपनी गुजरात विजय स्मारक के रूप में बनवाया था। और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आगरा में अकबर द्वारा निर्मित किंतु शाहजहां द्वारा संगमरमर की इमारत में परिवर्तित किया गया। दोस्तों, जयपुर में भी हवा लेने के लिए पंचमहल की तरह एक इमारत है, उसका नाम हवा महल है। यहाँ पर आपको समय रेखा में अकबर का शासनकाल, तो ये 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल है। आइए महत्वपूर्ण शब्दावली को देख लेते हैं। इबादत खाना प्रार्थना गृह को कहा जाता है। पंचतंत्र नीति कथाओं की पुस्तक है। संरक्षक तो नाबालिग की देखभाल के लिए नियुक्त व्यक्ति संरक्षक कहलाता है। और दीन ए इलाही अकबर द्वारा चलाया गया धार्मिक मार्ग था। दीन ए इलाही की रूपरेखा में सभी धर्मों के मूल तत्वों को समाहित किया गया था। अब आइए अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। अकबर के संरक्षक का क्या नाम था, आपको बताना है। तो दोस्तों, अकबर के संरक्षक का नाम बैरम खां था। दूसरा प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब, कहाँ और किसके मध्य हुआ। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में पानीपत के मैदान में अकबर और हेमू के बीच हुआ। तीसरा है कि अकबर ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए क्या नीति अपनाई। तो अकबर ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए सीधे संघर्ष करने, वैवाहिक संबंध स्थापित करने, अधीनता स्वीकार करने वाले को शासन में पद देने और मित्रता करने की नीति अपनाई। हल्दी घाटी का युद्ध कब, कहाँ और किसके मध्य हुआ। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अरावली पहाड़ी पर अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। गुजरात और बंगाल विजय से राज्य को क्या लाभ हुआ। तो अकबर के लिए गुजरात और बंगाल प्रांत व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। यहाँ से व्यापारी अरब, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से व्यापार करते थे। इस व्यापार से उसके साम्राज्य को अच्छी आमदनी होती थी। चांद बीबी कौन थी। तो चांद बीबी अहमदनगर की रानी थी, जिसने अकबर का प्रतिरोध किया था। और अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए क्या किया। तो अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए राजपूत राजाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वो सभी धर्मों की अच्छी बातें सुनता, उन पर चर्चा करता था। उसने हिंदू, इस्लाम, पारसी धर्मों की कुछ बातों को लेकर एक नए धर्म दीन ए इलाही की रूपरेखा बनाई। सभी धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। और दोस्तों, उसका जो धार्मिक सहिष्णुता थी, उसका राज्य धर्मनिरपेक्ष और सांस्कृतिक एकता को प्रोत्साहन देने वाला था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था किसके बीच। तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। और फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यूपी बोर्ड के 7वीं कक्षा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 10 अकबर का युग 1556 से 1605 ईस्वी। ये अध्याय 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसमें शामिल महत्वपूर्ण तथ्यों और जो प्रश्न हैं उनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।